हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शैक्षिक मंच गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं आपके ईवीएस एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी नाम से जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका पार्ट नंबर 6 करने वाले हैं। और लगभग हमने जो है 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें कि हमने 100 क्वेश्चनों को जो है बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए हमने 100 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। तो जिन साथियों ने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो वो जाकर भी जरूर देखेंगे। प्लेलिस्ट में आपको ईवीएस एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी नाम से एक प्लेलिस्ट में जो है जगह देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर क्लिक करके आप जो है क्रम से जो है उन वीडियो को देख सकते हैं। जितने साथी चैनल पर जुड़ रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या है इस चैनल पर कोई भी सीटेट से संबंधित वीडियो आती है या फिर कोई आपकी शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई सूचना आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। बिल्कुल 100 क्वेश्चनों को बिल्कुल विस्तार पूर्वक हमने जो है नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब टैग वर्ड आप समझ सकते हैं। मैंने इस तरीके से बताए थे कि आप अगर क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल आज की सीरीज में करने वाले हम 101 क्वेश्चन से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 101 वीडियो का पहला क्वेश्चन, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे। सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ साथियों, मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट कर ली, लगभग मैं 280% आपको करवाऊंगा, लगभग 280% कराऊंगा। 100 क्वेश्चनों को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने साथ दिया तो इन क्वेश्चनों को भी मैं जो है जल्दी से जल्दी आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन करने के बाद आपको ईवीएस का कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साथियों। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत लाभ मिलता है तो क्या करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सभी साथियों तक एक बार शेयर कर देंगे जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बात को खत्म करते हुए। तो एक कक्षा में अनुमान आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडार में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुमान आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि, तो इसमें 2 प्रकरण पढ़ाए थे टीचर ने। आ था आपका पेट्रोलियम और कोयले के भंडार में रिक्तीकरण, और दूसरा था आपका ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बताना है अनुभाग आ है वो विद्यार्थियों को एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया था। ऐसा क्यों हुआ यह हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, तो बताएंगे क्या कि बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है। बी हमारा है मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। सी हमारा श्रव्य दृश्य सामग्रियों बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। क्या इसका आंसर आप लगाते साथियों? अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो आप किस तरीके का आंसर आप लगाते? तो बिल्कुल आप ऑप्शन सी लगाते। क्या लगाते आप? ऑप्शन सी लगाते कि श्रव्य दृश्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। तो जहाँ कहीं साथियों आपको बता दूं, जहाँ कहीं भी आपको श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा बच्चे को पढ़ाने की बात हो रही होगी, वह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाता है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे। जहाँ पर बच्चे को देखिए उसके आधार पर, ठीक है, बच्चे के आधार पर नई नई शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, वो आंसर आपका बिल्कुल सही होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ पर बच्चे को अधिक से अधिक अवसर दिए जा रहे होंगे वो भी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बच्चा खोज कर मतलब स्वयं करके सीख रहा है, वो भी आपका सही होगा। क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से टीचर उसको समझाने की बात कर रहा है, तो वो भी आपका आंसर सही होगा। तो इस तरीके के मैंने जो है बता चुका हूँ, और आगे भी मैं क्वेश्चनों में बताता हुआ चलूंगा, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए हर शिक्षक को क्या चाहिए आप बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना, बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। बी हमारा है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। श्यामपट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए।
मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन आप लगाने वाले हैं, ऑप्शन ए लगाएंगे कि विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। अब इसको आप ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन में चारों बताऊंगा कि श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। अब यहाँ पर केवल इसके माध्यम में मान के चलो एक बच्चा लेकर आया है कोई और चीज़, दूसरा बच्चा लेकर आया कोई और चीज़, तो पाचन तंत्र हमने पाचन तंत्र का बना दिया, तो उससे उसका तात्पर्य नहीं होगा, कोई भी उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका इस तरीके से गलत होता है। मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना, तो उसमें देखिए मैं बता दूं, यहाँ पर कक्षा में पोषण प्रकरण पढ़ाना है, तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी कि बच्चे को उसके टिफिन के बारे में, ठीक है, कि वो क्या चीज़ लेकर आया है, फिर उसके बारे में उस टीचर को बताना चाहिए कि आपका ये भोजन इस कार्य के लिए आएगा, आप ये खाएंगे तो ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा क्या है उस चीज़ को रुचिपूर्वक जो है सीखता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो ऑप्शन आपको 4 देखने को मिलते हैं कि विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, भी हमारा विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, जानवरों और उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, डी हमारा है शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। तो ये 4 ऑप्शन में से आप जो है कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन क्या लगाने वाले हैं? सी लगाने वाले हैं कि जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। यहाँ पर प्रदर्शित करने की बात कर रहा है, मतलब समझ गए होंगे आप कि बच्चा उस चीज़ के बारे में नॉलेज रखना चाहता है, समझना चाहता है। देखिए दोबारा दिखा दूँ क्वेश्चन, एक प्रकरण है जानवर हमारे साथी, अब उसे प्रस्तुत करना है तो आप रोचक तरीके से कैसे सिखाएंगे? बात समझ गए होंगे आप। तो क्या है, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म जो है प्रदर्शित करना। ठीक है, आप समझ गए होंगे, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन हम अगले देखेंगे, प्रयोगशीलता खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। ठीक है, खाना हमें जो खाना चाहिए, तो इसकी एक संकल्पना है, इसके बारे में बताने के लिए वो विभिन्न गतिविधि करता है, तैयार करता है। ठीक है, तो वो बताना है कि क्या क्या उसमें शामिल होना चाहिए। तो ऑप्शन ए श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बनाता है, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें, डी हमारा है प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। तो इसका क्या आंसर आप जो है लगाते हैं? तो बिल्कुल आपको पता है कि आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी लगाएंगे कि इस विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बनाता है। दोबारा समझ होंगे बच्चे को, देखिए मैं दोबारा क्वेश्चन दिखा दूं कि खाना जो हमें खाना चाहिए, एक टीचर ने संकल्पना बनाई और वो इस प्रकार की गतिविधि को किस तरीके से जो उसमें दिखाने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल आपको समझ गया होगा कि वो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के उदाहरण देगा, ठीक है, और उसमें जो जो अनिवार्य तत्व होंगे उसके बारे में वो बताएगा। ठीक है, यहाँ पर बताता है, बनाता नहीं है। ठीक है, यहाँ मैं आपको सही करा देता हूँ, बताता है। ठीक है, थोड़ा आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो बताता है। ठीक है, मैंने भी उसमें गलत पढ़ दिया था, तो बिल्कुल उसके बारे में जो अनिवार्य तत्व हैं उसके बारे में वो बताता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार ऑप्शन बी आपका सही होता है। चलिए कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे आप, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं, इंपॉर्टेंट लिखेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उनके बारे में आपको बताता चलता हूँ। आगे भी मैंने कुछ बहुत सारे क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको समझते चलेंगे। तो एक प्रकरण है, क्या है कि हवा सब जगह है। ठीक, तो इसको पढ़ाने के लिए गीतिका को जो है क्या गतिविधि
को जो है किस चीज़ की योजना बनानी चाहिए, ठीक है। तो शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशिष्ट उदाहरणों के संकल्पना की व्याख्या, या सी हमारा है संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग, डी हमारा है प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। अब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ऑप्शन ए लगाना है। मैंने आपको बता रखा है जहाँ पर बच्चे को क्षेत्र भ्रमण की बात कर रहा होगा, मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने की बात कर रहा होगा, उसके द्वारा बच्चे को सिखाने की बात कर रहा होगा, वो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा। अब मैं आपको और बताऊं, देखिए इसमें कह रहा है विशिष्ट उदाहरणों के संकल्पना की व्याख्या। अब देखिए इसके द्वारा बच्चा एक अपने मन में इमेज तैयार रखेगा, ठीक है, केवल मतलब उस चीज़ तक पहुंच नहीं पाएगा लेकिन उसके बारे में सोचेगा बस। लेकिन जब क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने की बात करेगा तो उसे उस जगह के बारे में रुचि भी उत्पन्न होगी कि वहाँ पर कैसा होगा क्या होगा। फिर जब वो उस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से सामने देख लेगा तो उसकी सारी जो है दुविधाएं दूर हो जाएंगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे कि क्षेत्र भ्रमण की जहाँ बात कर रही होगी, यहाँ पर क्वेश्चन में क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक सिखा रहा होगा, वो बिल्कुल ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए डी ऑप्शन में देखा है प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, तो एक शिक्षक तो प्रश्न पूछेगा ही नहीं, एक बच्चा पूछता है तो आपकी बात सही है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो, ठीक है, एक प्रकरण है एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य, अब देखिए इसमें उद्देश्य बताना है कि प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, बी हमारा है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, सी है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, डी हमारा है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। देखिए ये व्यस्त रखना ये तो बिल्कुल गलत बताएंगे, और यहाँ पर बी सी ऑप्शन की बात करूँ कि परिभाषाएं सीखना, मैंने आपको बता रखा है बच्चे को किसी प्रकार से व्यस्त नहीं रखना, अनुशासन में नहीं बना के रखना, समय में बांध कर नहीं रखना, ठीक है, परिभाषाएं याद नहीं कराना, ठीक है, परिभाषाओं से यहाँ कोई मतलब नहीं है, बच्चा खुद स्वयं करके देखेगा सीखेगा, वो आपका ऑप्शन सही होगा। जिसमें कि आपका कौन सा, देखिए दो बताऊं, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, तो ये भी नहीं होगा, तो बिल्कुल आपको पता चल गया कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए ही बचा है, यही आपका सही है कि प्रत्यक्ष हस्तपरक का अनुभव उपलब्ध कराना। मैंने जैसे बता दिया बच्चा प्रत्यक्ष उस चीज़ को जाकर स्वयं नोट करता है, स्वयं सीखता है, वही ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से भी ऐसा ही होता है, प्रत्यक्ष अनुभव जहाँ पर देखने को मिल जाए वो भी आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये कुछ पॉजिटिव वर्ड हैं जिनको ध्यान रखेंगे। प्रत्यक्ष अनुभव की यहाँ बात करेगा, बच्चा स्वयं करके सीख रहा है, बच्चे को अवसर दिए जा रहे हैं, बच्चे को क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से सिखाया जा रहा है, वो बिल्कुल ऑप्शन आपके सही होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। तो संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र या पाठ्य पुस्तक, ठीक है। ईंधन के संरक्षण की या बात कर रहे हैं, ये आपको पढ़ाना है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे ज़्यादा एक कह सकते हैं इम्पोर्टेंट क्या होगा, तो क्या होगा बिल्कुल बताएंगे। ऑप्शन आप लगाने वाले हैं ऑप्शन सी समाचार पत्र, ठीक है। आप समझे होंगे उसके बारे में क्या है, बच्चा नॉलेज करना सीखेगा। संदर्भ पुस्तकें या पाठ्य पुस्तक ये तो है ही हैं, ठीक है। पोस्टर ये बनाने बात नहीं, लेकिन समाचार पत्र में विभिन्न प्रकार की जानकारी वहाँ देखने को मिल जाएगी बच्चे को, तो बिल्कुल इस प्रकार के ऑप्शन को भी आपको सही करना है, ठीक है। चलिए समाचार पत्र में ये सारा कुछ आ जाता है साथियों, संदर्भ पुस्तकें मतलब उससे संबंधित कोई बातें हैं कि पाठ्य पुस्तक भी उसमें शामिल। पाठ्य पुस्तक को तो देखिए एक साधन के रूप में प्रयोग किया गया, तो इसको जो है इन्वॉल्व नहीं करा जाएगा ज़्यादा, ठीक है। बच्चे को टीचर को मतलब जो है बच्चे को ज़्यादातर कुछ भी सिखाने की बात करेंगे, पाठ्य पुस्तक से उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है, ये क्वेश्चन भी आपके इस तरीके से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट लिखेंगे। बुलेटिन बोर्ड, OHC, प्रतिमान या फ्लैनल बोर्ड, बताएंगे क्या इसका आंसर आपका सही है। तो क्या इसका आंसर सही है साथियों, बिल्कुल ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। क्या है कि ये क्या है, प्रक्षेपित सामग्री है OHC, ठीक है, ओवरहेड कंप्यूटर, ठीक है। इस तरीके से भी आप जो है इसको जान सकते हैं। एक होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, क्या है साथियों, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एक OHC है, ठीक है।
समझ गए होंगे आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखें कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। छात्रों के रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक। तो बिल्कुल आपको ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही आपको पता होगा, तो बिल्कुल पता है तो बता दीजिए कि ऑप्शन ए सही है, वस्तुनिष्ठ। ठीक है, इसमें बिल्कुल रटने की प्रवृत्ति जो है दूर रखी जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लिखेंगे कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे। 16 अगस्त 1991, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002 या 26 सितंबर 1994। क्या इसका आंसर आप सही करते, तो बिल्कुल बिल्कुल सही करते आप, ऑप्शन डी सही करते। 26 सितंबर 1994 को क्या है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। बिल्कुल पता चल गया होगा, 26 सितंबर 1994 क्या है, 26 सितंबर 1994 याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देखिए ये पॉइंट द्वारा पूछा गया है, मैं इसको छोटा करता हूँ। तो इस तरीके के पॉइंट, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। तो पॉइंट है, इनके बारे में बताना कौन कौन सा आपका सही है। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चल सके, ये तो बात नहीं मानी जाएगी। चलिए पढ़ लेते हैं। अगला है कि जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, तो ये तो बात नहीं बन पाएगी। चलिए, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, ये तो सही बात है। तो इसमें हमें सही वाला ही बताना है। 5वां पॉइंट पढ़ लेते हैं कि रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेवारियां का उपयुक्त में से चयन कीजिए। तो एक ग्रुप लीडर है, उसको क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें देखिए 5वां तो मैंने सही बताया था, चौथा भी सही बताया था। तो 5वां और चौथा जहां देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन आपका डी में देखने को मिल रहा है। क्या है, डी में देखने को मिल रहा है। अब पहले ऑप्शन, पहले पॉइंट की भी देखो, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पॉजिटिव इसमें बताना था, जो कि आपका ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, पहला, चौथा और 5वां। बिल्कुल ध्यान समझेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको नोट कर लेंगे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। तो बिल्कुल एनसीएफ किसको प्रस्तावित नहीं करती, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना या विषय अनुसार उपागम। तो इस तरीके के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, और आप क्या इसमें ऑप्शन सही करते, ऑप्शन आप सी सही करते, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। ठीक है, जो एनसीएफ की रूपरेखा है उसमें यह प्रस्तावित नहीं करती कि इस तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। ठीक है, उसके बच्चे के अनुभव को उससे जोड़ना, खुद करके सीख रहा है, उसके विषय अनुसार उपागम। ठीक है, उस तरीके से आजमाना। ठीक है, नए नए तरीके उसमें आजमाना बच्चे को सिखाने के लिए, लेकिन इस तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना ये इसमें नहीं माना जाता है। तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2000 जो थी उसमें पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। पहली और दूसरी कक्षा में, तीसरी से 5वीं में, छठी से 8वीं में, या 9वीं और 10वीं में। बताइए क्या इसका आंसर आप लगाते। तो बिल्कुल ऑप्शन आप लगाते, ऑप्शन क्या लगाते, ऑप्शन सी लगाते। क्या लगाते, ऑप्शन सी लगाते। क्या लगाते, ऑप्शन सी लगाते, छठी से 8वीं। क्या लगाते आप, छठी से 8वीं। ठीक है, तो छठी से 8वीं कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को क्या है, कक्षा में रखा गया है। कौन सी, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के 2000 के अंतर्गत। ठीक है, ये समझ गए होंगे बात। चलिए क्वेश्चन अगले की बात करूं, बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया। बिहार राज्य है, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण है, उसमें प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम जो है
उसका निर्माण किसने किया? तो बताएंगे एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एनसीटीई या एमएचआरडी। बताइए क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो क्या है? बिल्कुल आप लगाएंगे एससीईआरटी। क्या लगाएंगे साथियों? एससीईआरटी। बिहार राज्य में पर्यावरण अध्ययन की बात यहाँ पर की जा रही है, तो एससीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्न में से कौन सा अनुवाद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? कौन सा अनुवाद है जो सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 25? बताइए क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन लगाने वाले हैं बी, अनुच्छेद 15 जो है सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है। बिल्कुल लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। क्या आप दोबारा पढ़ेंगे कि बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले कौन से व्यक्ति थे? जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की। जीन पियाजे और ब्रूनर, एल.एन. वाइगोत्स्की और ब्रूनर और स्पीयरमैन। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? बिल्कुल क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो ऑप्शन आप ए लगाएंगे, जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की। ठीक है, क्या है? बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले ये व्यक्ति थे। कौन कौन थे? जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की। ठीक है, इन दोनों में कोई एक और ना, मतलब एक नाम दे रखेगा, दो ना देकर एक दे रखेगा, तब भी आपको आंसर सही लगाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूं, राष्ट्रीय गीत के रचयिता। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, आपको सरल लग रहा होगा लेकिन फिर भी पूछा जाता है। तो वो राष्ट्रगीत को किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल या मैथिली शरण गुप्त? क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? शायद आपको पता होगा तो बिल्कुल आप लगा देंगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या है राष्ट्रगीत की क्या है रचना की थी। ठीक है, चलिए और राष्ट्रगान की आपको पता ही है, बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? इंपॉर्टेंट लिखेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12, 18, 20 या 22? बताइए क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो बिल्कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है अपनी स्वेच्छा से, जिसमें वैज्ञानिक या किसी भी प्रकार के सदस्य वहाँ होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को केवल 12 सदस्य चुनने की जो है उसमें अध्यक्षता या सदस्यता दी जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करूं कि विजय स्तंभ किसने बनवाया? ये भी क्वेश्चन पूछा। देखिए सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये सीरीज कंप्लीट कर ली तो ईवीएस में 30 में से 30 का स्कोर आप करने वाले हैं। एनसीईआरटी प्योर नोट्स क्या है साथियों? एनसीईआरटी प्योर नोट्स मतलब पॉइंट उसमें मैंने लिए हैं छांट छांट कर, तो वो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगी। ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स से आप उसका नोट्स बना सकते हैं कॉपी में। तो बिल्कुल इस तरीके से मैंने बताया है कि नोट्स के माध्यम से आप जो है उसमें पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन की सीरीज में कराई रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे और अपने साथियों को जोड़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा था कि विजय स्तंभ किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा जयसिंह ने। विजय स्तंभ किसने बनवाया? बताइए इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? तो विजय स्तंभ किसने बनाया था? महाराणा कुंभा। किसने? महाराणा कुंभा ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि एनसीटीई का उद्देश्य है क्या है साथियों? एनसीटी का उद्देश्य क्या है? कि शिक्षालय खोलना, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना या शिक्षालयों को अनुदान देना। एनसीटी का उद्देश्य हमने इसमें बताना है। क्या इसका आंसर आप लगाएंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन आप बी लगाने वाले हैं, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। क्या? शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, ये एनसीटी का उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। तो साथियों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? इस तरीके क्वेश्चन आपको किस और जो है
इससे और बेहतर क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएंगे साथियों। ये क्लास कैसी लगी, इस तरीके क्वेश्चन और आपको चाहिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपको कराने हैं एक बार में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि सर जो है एक बार में कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आप कराइए। मैं 20% स्टूडेंटों को कराता हूँ, कभी 30% कराता हूँ, क्योंकि मुझे समय का भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे किस तरीके की आपको क्लास लगी। और अगर तक अभी तक आपने क्या है वीडियो को लाइक नहीं करा तो एक बार लाइक जरूर कर देंगे, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मेहनत क्या है करने का। ठीक है, तो लाइक करके जरूर बताएंगे साथियों, इससे क्या है हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और मेहनत करने का और अच्छा अच्छा कंटेंट लाने का। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार लाइक जरूर करेंगे और अपने सभी साथियों को एक बार शेयर जरूर कर देंगे जो अपने सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चैनल पर जितने भी साथी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे और बेल आइकन को साथ प्रेस कर लेना है, क्या है इस चैनल पर कोई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगा। ठीक है, चलिए जुड़े रहिए गुरुकुल इंडिया के साथ, जोड़ते रहिए अपने साथियों को। सीटेट का वादा है आपको बिल्कुल क्या है सीटेट अब की बार क्लियर कराना है, तो बिल्कुल जोड़ते रहेंगे अपने साथियों को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।